हेलो बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप लोग बेटा। होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब हमारी रिवीजन सीरीज में वन शॉट वीडियो में आज बात करने वाले हैं इवोल्यूशन की। बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज इवोल्यूशन। तो ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस, इरिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा, है ना, कि लगातार होती रहती है बट इट इज स्लो एंड इरिवर्सिबल। सिंपल से एडवांस ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, लेकिन रिवर्स नहीं होती है कंडीशन। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स से फिर सिंपल ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन। नाउ इट इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, डिफरेंट लाइफ फॉर्म, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टीसेलुलर है। अब जो मिलियन ऑफ ईयर्स में फ्लोरा और फोना में, प्लांट और एनिमल में स्ट्रक्चरली जो चेंजेस ऑब्जर्व किए गए, उसकी स्टडी को हम क्या कह देते हैं, इवोल्यूशन कह देते हैं। तो इसमें बायोटिक पार्ट भी हम, या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे और केमिकल इवोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, जिसमें अर्थ का, सोलर सिस्टम का, स्टार्स का, यूनिवर्स का जो पूरा का पूरा इवोल्यूशन हुआ है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, राइट, देयर वाज अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन कर रही थी। ठीक है। अब इस ओरिजिन, सॉरी, इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, एबे लेमेटेयर। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, एक थ्योरी दी, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी, राइट। क्या कहती है थ्योरी, कि दिस यूनिवर्स इज ओल्ड, नियरली 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे सडनली एक एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन से जो सिंगल कॉम्पैक्ट मास था यूनिवर्स का, वो स्कैटर्ड हो गया, यूनिवर्स एक्सपेंड हो गया, एंड टेम्परेचर स्टार्ट्स टू केम डाउन। गैसेस जो क्लाउड्स थे उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया ड्यू टू ग्रेविटेशन, एंड गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई, राइट। अब जो गैसियस क्लाउड था, उस गैसियस क्लाउड के लिए एक नाम दिया गया बच्चों, नेब्यूले। नेब्यूले नाम दिया गया उस गैसियस क्लाउड को, और ये नेब्यूले ही कन्वर्ट हो गया स्टार्स में। इसी से स्टार्स की फॉर्मेशन हुई, उसी से प्लैनेट्स बने, सैटेलाइट्स की फॉर्मेशन हुई, एंड वी आर पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी, मिल्की वे, जिसमें हमारी अर्थ और पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आ जाता है। तो अर्थ ओरिजिनेटेड नियरली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और अर्लियर एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग टाइप का था। इनिशियली तो एटमॉस्फेयर ही नहीं था, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अमोनिया थी वो मोल्टन मास से रिलीज हुई ग्रेजुअली, एंड जो अल्ट्रावायलेट रेज थी सन से, उन्होंने क्या किया, वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया H2 और O2 में, और ये O2 कंबाइन करके अमोनिया, मीथेन के साथ इसने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी। तो इस ड्यूरेशन में जो अर्थ की फॉर्मेशन हुई, इसकी अर्थ के 3 लेयर है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो सबसे लास्ट में बनी, उसकी फॉर्मेशन लास्ट में हुई। जो मिडिल लेयर थी, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल, वो पहले बनी, जिसमें सिलिकेट्स और ऑक्साइड थे, आयन के, मैग्नीशियम के, राइट। तो सिंपल कंपाउंड्स जैसे मीथेन, जैसे कि अमोनिया, ये रिलीज हो गए मोल्टन मास से, किसका, मेंटल का जो मोल्टन मास था। तो जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था अर्थ का, दैट वाज रिड्यूसिंग टाइप, फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, नो ऑक्सीजन। ठीक है। देन आफ्टर बिलियन ऑफ ईयर्स, अर्थ जब और कूल डाउन हुई, वाटर वेपर्स का और कंडेंसेशन हुआ, तो रेन स्टार्टेड टू फॉल, और कहते हैं जितने भी लो लाइंग एरिया थे दे गॉट फिल्ड विद वाटर, जिससे ओशन की फॉर्मेशन।
तो एटमॉस्फेरिक वाटर जो कंडेंस हुआ इन ड्रॉप्स में, रेन के फॉर्म में आया, और उसका इवेपोरेशन भी होता रही, साइकिल चलती रही बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, एंड उसकी वजह से कूलिंग डाउन हुई अर्थ की, और लार्ज वाटर बॉडी से ओशियंस बन गए। तो अर्थ वाज फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, एंड लाइफ अपीयर्ड 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, मतलब नियरली 4 बिलियन ईयर्स बैक। अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ अपीयर हुई। सो वेरियस theories आर गिवन टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल क्रिएशन थियरी से, जो फादर सुराज ने प्रपोज की थी। इट वाज प्रपोज बाय फादर सुराज, है ना। उन्होंने कहा कि जो सारा का सारा जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं वो अपने आप बना है बाय गॉड, स्पेशल क्रिएटिविटी है गॉड की। गॉड ने इस अर्थ को बनाया है, सारे क्रिएशंस को बनाया है, और जो डाइवर्सिटीज हैं वो फ्यूचर में भी रहेंगी, और अर्थ लगभग 4000 साल पहले बनी है, ठीक है। लेकिन इन आइडियाज का कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, इनको चैलेंज किया गया। उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट दिया गया, दूसरी जो थ्योरी दी गई, दैट इज थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। पेंसपर्मिया ग्रीक फिलोसफर्स का कंसेप्ट था। इसको कोस्मोजोइक थ्योरी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोस्मोजोइक थ्योरी। उन्होंने कहा कि यूनिट ऑफ लाइफ आर स्पोर्स, राइट, और ये स्पोर्स ट्रांसफर हुए हैं अर्थ में फ्रॉम अननोन सोर्स ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, एंड आफ्टर रीचिंग टू द अर्थ दे गेव राइज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बट इसका भी कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, सो इट वाज आल्सो डिस्कार्डेड। देन थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको एबायोजेनेसिस कहा गया, वॉन हेलमोंट ने इसको सपोर्ट किया। एंड इसका बेस क्या था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो डेड डिकेड रोटन मटेरियल जैसे स्ट्रॉ है, मड है, उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हुई है, राइट, ये डिकेड मैटर से। बट दिस थ्योरी वाज disapproved. Theory of abiogenesis was disapproved by फ्रांसिस्को रेडी एंड लुइस पास्चर। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्कार्ड कर दिया है, बायोजेनिक्स को डिस्कार्ड कर दिया, और जो पास्चर का एक्सपेरिमेंट था, लुइस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट था, उसको कहते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, एक जो फ्लास्क था उसकी जो नेक थी उसको बैंड कर दिया बाय हीटिंग, एंड बॉइल्ड कल्चर मीडियम वाज एडेड इनटू द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, जिसमें कील्ड यीस्ट था, जिसमें शुगर्स थी, राइट। और जब हीटिंग के बाद इस सॉल्यूशन को कूल किया गया, सो नो माइक्रोब्स वर डेवलप्ड, राइट, बट व्हेन दिस neck was broken down, microbes developed. इसका मतलब क्या हुआ, it showed that in pre-sterilized flask life didn't came from the killed yeast, नहीं आई ना, but when it was kept open new living organism arose from the killed yeast। इसका मतलब spontaneous generation जैसा कुछ नहीं होता, life come from pre-existing life, hominis vivum, hominis cellula cellula, ये वाला कंसेप्ट आया, ठीक है जी। उसके बाद थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, या जिसको हम मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ओपेरन एंड हेल्डेन, ठीक है ना। इस थ्योरी ने भी ये कहा कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिलर के एक्सपेरिमेंट ने, जो हारोल्ड यूरे के स्टूडेंट थे, ठीक है। ओपेरन ने अपनी बुक में, बुक का नाम भी आप याद रख सकते हैं, ओपेरन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन या मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर। तो मिलर ने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया उसमें देखिए प्रिमिटिव कंडीशन को उन्होंने मेंटेन किया। प्रिमिटिव कंडीशन क्या थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर,
देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन, तो वैक्यूम में इसको परफॉर्म करवाया। हाई टेम्परेचर था प्रिमिटिव अर्थ पे, तो टेम्परेचर वाज मेंटेन्ड एट 800 डिग्री सेल्सियस। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म थी, तो उसके लिए स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए, स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड्स यूज कर दिए गए, राइट। वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे, रेडियोएक्टिव डिके हो रहा था, सोलर रेडिएशन थी, लाइटिंग थी, तो वो सबके लिए हाई टेम्परेचर मेंटेन कर दिया गया। और केमिकल रिएक्शन हुई बिटवीन सिंपल मॉलिक्यूल्स कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स वर टेकन। इन चार चीजों को लेके उन्होंने सर्कुलेट करवाया इन प्रिमिटिव कंडीशंस, एंड इन सिंपल जो कंपाउंड्स थे उससे उसको आग मिली। आग मतलब अमीनो एसिड्स मिले 3 टाइप के। कौन कौन से अमीनो एसिड्स मिले? आप में से किसी को याद है तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन से 3 अमीनो एसिड्स मिले थे मिलर और यूरे को अपने एक्सपेरिमेंट में, बताइए। एलेनिन का पहला ए एलानिन, एस्पर्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन, ये 3 अमीनो एसिड उन्होंने ऑब्जर्व किए, ठीक है। और जो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का जो रेशियो था वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। रेशियो 2:1:2, इस रेशियो में उन्होंने इन तीनों चीजों को लिया और 3 अमीनो एसिड के सिंथेसिस उनको ऑब्जर्व हुई। तो इसे क्लियर हो गया कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर बच्चों? और हेल्डेन ने इसके लिए टर्म यूज की जो एनसीईआरटी में मेंशन है, हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप टर्म यूज की उन्होंने, और प्रीबायोटिक सूप फॉर द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ओशोनिक वाटर, ठीक है ना। चलिए, तो ये केमिकली प्रूव हो गया। अब इसके बाद जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो लगभग 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले अपीयर हुई। वो जायंट मॉलिक्यूल्स थे जिनमें आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स थे, एंड these capsules reproduce their molecules, self replication हुआ उसमें, and first cellular form of life appeared nearly 2000 million years ago, जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे और जो वाटर में डेवलप हुए। और आरएनए एक्ट्स एज फर्स्ट ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। आरएनए वाज फर्स्ट कैटलिस्ट, ठीक है। तो क्या हुआ? आरएनए एक्ट एज राइबोजाइम्स, राइबोजाइम की तरह एक्ट किया उसने फॉर लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस राइबोजाइम की हेल्प से, आरएनए की हेल्प से होगी। तो आरएनए ने प्रोटीन बना दिए, उसकी में हेल्प कर दी। आरएनए ज्यादा स्टेबल होता है ओपन वाटर बॉडी में एज कंपेयर टू डीएनए, और राइबोसोम सिंथेसिस इजी होती है एज कंपेयर टू डीऑक्सीराइबोस सिंथेसिस। तो जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म आई उनको क्या नाम दिया गया? प्रोटोबायोन्ट्स। दे वर कॉल्ड प्रोटोबायोन्ट्स। दीज आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड कोलोइडल ड्रॉपलेट्स, जिससे एक्सप्लेन किया गया सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक या फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स। तो ओपेरर ने इनको वर्ड दिया कोसर्वेट्स, राइट, कि ये ऐसी वाटर बॉडी है जिनमें केमिकल का एग्रीगेशन है, कोलोइडल ड्रॉपलेट्स हैं जो ग्रो कर सकती हैं और डिफ्यूजन कर सकती हैं, लेकिन इनमें डिवीजन नहीं होता। उनको नाम दिया गया कोसर्वेट्स बाय ओपेरोन, एंड इन्हीं को माइक्रोस्फीयर कहा गया बाय सिडनी फॉक्स। दूसरे साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स, इन्होंने इनको नाम दिया माइक्रोस्फीयर। These were considered precursor of first cell. These were considered precursors of first cell. ये जो ड्रॉपलेट्स थी दे वर केपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एबल टू डिवाइड, बडिंग या फ्यूजन जैसी प्रोसेस के थ्रू उनका डिवीजन हो सकता था। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड 2 बिलियन ईयर्स अगो इन प्रिमिटिव ओशियनिक फॉर्म्स। तो जो पहले सेल थे वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप थे। अब उनमें क्लोरोफिल जैसे मॉलिक्यूल डेवलप हो गए, एंड फर्स्ट फोटोसिंथेटिक फॉर्म डेवलप, ऑटोट्रोप्स आ गए लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज हो गई,
एंड जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया, ओजोन की फॉर्मेशन हो गई, एक्वेटिक वेजिटेशन आ गई, लैंड वेजिटेरियन एनिमल्स के इवोल्यूशन उसके बाद हो गया। ठीक है, चलिए दो और थियरीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी में बाद में दिया हुआ है, पहले अब उनको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम थियरीज की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की बच्चों। तो थियरीज में दो थियरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि तीनों हम डिस्कस करेंगे। तो पहली थियरी क्या आती है, लेमार्किज्म या लेमार्क्स थियरी। लेमार्क ने अपनी बुक में इसको मेंशन किया, कौन सी बुक थी, फिलोसफिक फिलोसफिक जूलॉजिक, ये फेमस बुक थी जिसमें लेमार्क ने इसको मेंशन किया था। इट इज ऑल्सो नोन एज थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है जी, या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये थ्योरी क्या कहती है कि भैया जो ऑर्गन ज्यादा यूज होता है वो ज्यादा डेवलप हो जाता है, जो यूज नहीं होता वो डिसअपियर हो जाता है। दूसरा इसका फीचर क्या है, पोस्टुलेट्स कह सकते हैं आप। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है इसका, कि इनहेरिटेंस होता है, ट्रांसमिशन होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि जो कैरेक्टर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में डेवलप करता है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और चेंज इन एनवायरमेंट डायरेक्टली अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म, न्यू नीड्स न्यू कैरेक्टर्स, राइट। तो ये तीन पोस्टुलेट्स उन्होंने मेनली दी, और उसके एविडेंस में, उसके सपोर्ट में जो एविडेंस दिए, पहला डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स, कि पहले स्नेक्स में लिम्स होते थे बट वो बरोइंग एनिमल्स हैं तो उनका यूज नहीं हुआ। दूसरा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लॉन्ग नेक इन जिराफ। ठीक है, वेस्टिजियल विंग इन सम बर्ड्स, इन रनिंग बर्ड्स। तो न्यू नीड्स के हिसाब से ये नई कैरेक्टर्स डेवलप हो गए। ठीक है, नाउ अब जो फैक्ट्स थे उसको डिसअप्रूव कर दिया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था वेलेस। वेलेस ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। उन्होंने कहा कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, जर्म सेल्स होती हैं और सोमेटिक सेल्स होती हैं। सोमेटिक सेल्स के जो चेंजेस हैं, सोमेटिक सेल में जो चेंजेस होंगे, दे आर नॉट ट्रांसमिटेड, दे आर नॉट इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि वो सोमेटिक सेल्स के चेंजेस हैं। और इसके प्रूफ में उन्होंने क्या किया, माइस में, रैट में 20 जनरेशन तक टेल को कट किया, बट टेल लेस माइस नेवर बोर्न, राइट। तो क्लियर कट उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया लेमा की थ्योरी को, जर्म सेल के जो चेंजेस हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन। नाउ लाइक डार्विन वॉक्ड इन गैलापागोस आइलैंड, अल्फ्रेड वेलेस जिन्होंने थ्योरी दी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की, ही वॉक्ड इन मलाया आर्चिपेलागो, और उनके भी कंक्लूजन कुछ ऐसे ही थे जैसे डार्विन के थे। तो डार्विन की थ्योरी को डार्विन वेलेस थ्योरी भी कहा जाता है, डार्विन वेलेस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेलेस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Now Darwin was also influenced by another scientist, Malthus. Malthus worked on population genetics and he wrote a famous essay on population genetics. उन्होंने कहा कि जो population है वो तो ज्योमेट्रिकली रेशियो करती ग्रो करती है, बट जो रिसोर्सेज हैं वो अल्टीमेटिकली ग्रो करते हैं। तो आफ्टर टाइम सैचुरेशन रिचेस, और जब सैचुरेशन आ जाएगा तो स्ट्रगल हो जाता है।
स्ट्रगल हो जाएगा तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीजें डार्विन ने अपनी थ्योरी में इंक्लूड करी। डार्विन traveled in a ship HMS Beagle and studied finches of स्पैरो की एक टाइप कह सकते हैं आप इसको, गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने फिंचेस को स्टडी किया। ठीक है बच्चों, तो डार्विन ने माल्थस के ऐसे को स्टडी किया और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ फैक्ट्स और कंक्लूजन दिए। ठीक है, कि पहला जो पोस्टुलेट था उनका, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डार्विन थ्योरी वाज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, कि हर ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, इनॉर्मस फर्टिलिटी होती है हर ऑर्गेनिज्म में, और उसी की वजह से पॉपुलेशन ऑफ ईच स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आया। तो ये दूसरा उनका पोस्टुलेट बन गया, स्ट्रगल, कि जब सैचुरेशन आ जाएगा तो उससे क्या होगा? फूड और स्पेस के लिए स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल इंटर स्पेसिफिक भी होगा, इंट्रा स्पेसिफिक भी होगा, और एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ भी होगा। तो जो सक्सेसफुली अपने आप को अडेप्ट कर लेगा वो सरवाइव कर जाएगा। तो उससे क्या आ जाएगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तीसरा पोस्टुलेट आ जाएगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये वर्ड, ये कंसेप्ट वैसे दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने वर्ड दिया था, कंसेप्ट दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, या नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा तो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, कंटिन्यूस चेंजेस होंगे एनवायरनमेंट में, कंटिन्यूस नेचुरल सिलेक्शन होगा, इट विल लीड्स टू स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, तो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन वर द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। ठीक है ना, डार्विन के हिसाब से वेरिएशन क्या थी? स्मॉल एंड कंटिन्यूअस डायरेक्टेड। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, फिटनेस इज एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट। ठीक है, एंड एडेप्टेशन के बाद क्या होगा? एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, नेचुरल सिलेक्शन। कि जो अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा वही तो सेलेक्ट होगा नेचर से, उससे वही तो नेचुरल सिलेक्शन में उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। सो बेटर फिट इंडिविजुअल सर्वाइव मोर, है ना। सो जो बेटर फिटनेस, बेटर फिट, मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है जी, और जब सर्वाइवल ज्यादा होगा तो वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे, और जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनका पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सालों तक डार्विन की थ्योरी को चैलेंज नहीं मिला, बट बाद में कुछ ऑब्जेक्शंस आए। ऑब्जेक्शंस क्या थे? ऑब्जेक्शन आया है कि डार्विन वाज फेल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन, और दूसरा जो मेन ऑब्जेक्शन था दैट वाज म्यूटेशन, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसी के बेसिस पे म्यूटेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डे वेरिस। ही वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमोस, ओइनोथेरा लैमेरिकाना, ओइनोथेरा लैमेरिकाना पे उन्होंने काम किया, राइट। और उन्होंने कंसेप्ट दिया वहां से म्यूटेशन का। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन कैरेक्टर्स आर कॉल्ड म्यूटेशन। सडन होते हैं, हेरिटेबल है, चेंजेस है, उनको हमने नहीं बल्कि ह्यूगो डे वेरिस ने क्या नाम दिया? म्यूटेशन नाम दिया। उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन इज अ जर्की प्रोसेस,
इवोल्यूशन कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज अ जर्की प्रोसेस इन विच म्यूटेशन एक्ट्स एज रॉ मटेरियल। तो म्यूटेशन यहाँ पे किसका काम कर रहा है? इस इवोल्यूशन प्रोसेस में म्यूटेशन एक्ट्स एज रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों, एंड नॉट द नेचुरल सिलेक्शन, जैसा कि डार्विन ने कहा था। ठीक है, तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस और सॉल्टेशंस, ये एनसीईआरटी कहती है। इसके फेवर में जो एविडेंसेस मिले वो एनकॉन्सिप के थे। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो कि एनसीईआरटी कहती है, म्यूटेशन लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, और जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ। वो इसका एक और एग्जांपल, इसके एविडेंस इन सपोर्ट इज एनकॉन्शिप, शॉर्ट एंड कर्व्ड लेग्ड वैरायटी होती है। ठीक है, इसके अलावा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी आई जो हक्सले ने प्रपोज की, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो इनहेरिटेबल होती हैं। अब वो जेनेटिक वेरिएशंस अलग अलग रीजन से अराइज होती हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। अब एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की क्या क्या अभी तक एविडेंसेस मिले हैं जो सपोर्ट करते हैं दैट इवोल्यूशन अकर्ड। तो सबसे पहले जो एविडेंसेस की बात करेंगे दैट इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। तो ऐसे फॉसिल्स किस जो सपोर्ट करते हैं, तो जॉर्ज क्यूवियर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी। जॉर्ज क्यूवियर, फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी। इंडिया में बीरबल साहनी का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन पैलियोंटोलॉजी। तो fossils are remains of hard parts of life forms found in different layers of rocks। तो एक क्रॉस सेक्शन अगर हम लें किसी भी रॉक का, तो क्रॉस सेक्शन डिफरेंट स्ट्रेटा शो करता है, डिफरेंट स्ट्रेटा इस तरह से शो करता है। ठीक है, एंड ईच स्ट्रेटा हैज डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स। तो यहाँ पे जो ओल्डेस्ट होगा वो डीपेस्ट होगा, और जो न्यूएस्ट होगा वो अपर मोस्ट स्ट्रेटा में मिलेगा। क्योंकि जो जितना पहले बना, जो पहले इवोल्व हुआ, डेवलप हुआ, वो पहले मरा तो नीचे चला गया। तो बाय स्टडिंग द फोसिल्स एंड स्ट्रेटा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है अर्थ की, उसको तीन मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया, ईरा, पीरियड्स एंड इपोक। इसको भी हम डिस्कस करेंगे अलग से, ईरा, इपोक, पीरियड एंड इपोक। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं मेनली वहां पे फोसिल ज्यादा मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में फोसिल्स ज्यादा मिलते हैं, ये याद रखना है। ठीक है ना बच्चों, याद रह जाएगा। तो ये फोसिल्स इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ समझने का जरूरत नहीं है। लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम एंड लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन ज्योग्राफिकल टाइम स्पेन्स। ये एग्जांपल है डायनासोर्स का इवोल्यूशन का और उसका एक्सटिंक्शन का। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स एंड देयर मॉडर्न काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है बच्चों, नाउ सेकंड टाइप ऑफ एविडेंसेस आर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का कंसेप्ट दिया आंस हैकल ने। आंस हैकल ने कहा कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो कॉमन होती हैं टू ऑल वर्टिब्रेट्स, और वो एडल्ट्स में एब्सेंट होती है, एडल्ट्स में वो दिखाई नहीं देती। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल कंसेप्ट दिया, बट इसका बहुत सारा सपोर्ट नहीं आया। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का अगर एग्जांपल की बात करें, तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में कि इन फ्रॉम एम्ब्रियो फ्रॉम फ्रॉग टू मैमल्स, लार्वल स्टेज में एक टैडपोल लार्वा लाइक स्ट्रक्चर होती है उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, टैडपोल लार्वा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि एडल्ट्स में देखने को नहीं मिलती। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस था। ठीक, ये वाला जो मैं बता रहा था, वेस्टिजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड हेड, फंक्शनल ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन अदर एडल्ट ऑर्गेनिजम्स। फंक्शनल वहीं पे रहेगा। वॉन बेयर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि एम्ब्रियो कभी भी अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पास नहीं करते अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। रिकैपिचुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लॉ इन्होंने दिया था, बायोजेनेटिक लॉ।
वो अलग से है, ओंटोलॉजी रिपीट फाइलोजेनी वाला कंसेप्ट है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ये एविडेंसेस ये आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जिसमें आ जाता है होमोलोगस ऑर्गन। देखो वर्ड टू वर्ड जाना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, वर्ड टू वर्ड जाना है। होमोलोगस की सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, होमोलोगस। जैसे फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, वेल है, चाहे वो बैट है, चीता है, ह्यूमन बींग्स है, उनका जो फोर लिम्स का बेसिक स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर इज सिमिलर, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। उनमें सब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस हैं, लेकिन वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना। मैन में वो ग्रेस्पिंग का काम करते हैं, वेल में वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, बैट में वो फ्लाइंग में हेल्प करेंगे, चीता में वो रनिंग में हेल्प करेंगे। तो सेम स्ट्रक्चर होते हुए भी डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, तो इट गिव्स कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कि दे सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग ए डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट कंडीशंस नीड्स। तो होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, कि यहां से एक कॉमन पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड कॉमन एंसेस्ट्री होमोलॉजी से पता चलती है। प्लांट में बात करें तो थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिट्स, दे आर आल्सो होमोलोगस। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, एनालोगस, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। वहां पे क्या था, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, आईज ऑफ ऑक्टोपस, ये सारे के सारे एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं है, एनाटॉमिकली दे आर डिफरेंट, बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए, सेम फंक्शन हो गया। इसी तरह आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ह्यूमन आई और ऑक्टोपस की आई स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, बट फंक्शन एक है सबका। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये सारे के सारे जो एग्जांपल है वो एनसीईआरटी के मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, ठीक है ना। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो एनालोगस में आ जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। ये कंपैरिजन है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स का, यहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा दो तीन और वर्ड हैं जो इन एविडेंसेस में आते हैं। एक आ जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, कि नॉन फंक्शनल रूडिमेंट्री और रिड्यूस्ड इन साइज, रूडिमेंट्री, नॉन फंक्शनल है, रूडिमेंट्री ऑर्गन है, कि वो पहले एंसेस्टर्स में फंक्शनल हुआ करता था। जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर एग्जांपल की बात करें तो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज वेस्टिजियल नाउ। इसके अलावा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की अगर हम बात करें, वो भी क्या हो गया हमारा, वेस्टिजियल हो गया है। इसके अलावा ईयर पिना में जो मसल्स होती हैं, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिना, वो भी वेस्टिजियल है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर दूसरा एक और इसमें एग्जांपल आ जाता है, कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक, दोनों को मैं एक साथ बताता हूं। ये वो ग्रुप्स हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं having character of two different groups, organism having character of two different groups। तो डिफरेंस क्या है, कनेक्टिंग लिंक तो अभी भी मिलते हैं, मिसिंग लिंक में ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट जिनमें दो डिफरेंट ग्रुप्स के कैरेक्टर्स मिलते हैं। इसका एग्जांपल है आर्चोप्टेरिक्स। आर्चोप्टेरिक्स, और इसमें बहुत सारे एग्जांपल आप इंक्लूड कर सकते हो। इसमें आप एरिपेटस का एग्जांपल दे सकते हो, बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इसमें आप देख सकते हो न्यूक्लिना का एग्जांपल, बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का, ठीक है। बेलेनोग्लोसस बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स, बहुत सारे एग्जांपल है। और मिसिंग लिंक में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। एक और होता है एटाविज्म, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, जैसे शॉर्ट टेल इन न्यूबॉर्न बेबी इन ह्यूमन बींग्स, या लार्ज कैनाइन टीथ, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये तो हो गए आपके पैलेंटोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की बात कर ली हमने। उसके बाद जो आता है बच्चों, दैट इज बायोकेमिकल सिमिलरिटीज। अब बायोकेमिकल सिमिलरिटीज में क्या आ जाएगा बताओ, आइडिया सोचो, कि जो जीन्स हैं, जो ब्लड ग्रुप्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे।
है ना, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस या सेम फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। साइटोक्रोम सी का कंपैरिजन इसमें स्टडी किया जाता है। प्रोटीन्स का, इसको मोलिकुलर होमोलॉजी भी कहा जाता है, इट इज नोन एज मोलिकुलर होमोलॉजी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ब्लड ग्रुपिंग, आरएच फैक्टर, ये सारे बायोकेमिकल एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक और होता है बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से आए, वो रेस्ट्रिक्टेड ड्रिफ्ट, चलिए मैं बता ही देता हूं आपको। बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, हमने ये तो पढ़ा है कि हमारे ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे, वो पहले क्या थे, सारे के सारे कॉन्टिनेंट थे, एक ह्यूज मास की फॉर्म में प्रेजेंट थे, है ना, जिसको हम क्या कहते थे, पेंजिया, पेंजिया कहा जाता था। अब कॉन्टिनेंटल शिफ्ट की वजह से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से एनवायरमेंटल कंडीशन जब चेंज हुई, तो ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो गए, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गए, और मॉडर्न डे के कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन हो गई। अब अगर हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में देखें, एक तरफ हम नॉर्थ पोल मान लेते हैं, तो यहाँ पे इस पूरे रीजन को हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में देख लेते हैं। इधर साउथ पोल हो गया, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, है ना, यहाँ पे यूरोप, और यहाँ पे इनके बीच में ये हिमालयन रेंज आ गई, हिमालयन माउंटेन्स आ गए, तो ये ओरिएंटल रीजन होगा, जिसमें इंडिया भी आ जाएगा। ठीक, इधर साउथ अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, और ये बीच वाला एरिया साउथ साउथ, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, आप कंफ्यूज ना हो, और ये साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो देर आर, यहाँ पे ये जो साउथ अमेरिका वाला एरिया था, यहाँ पे वो गैलापागोस आइलैंड थे, जहाँ पे डार्विन ने काम किया था। इधर फिर सहारा डेजर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन डिफरेंट बैरियर की वजह से अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ऑर्गेनिज्म। एक होता है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया, कि क्लोजली रिलेटेड तो है स्पीशीज, रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा हो, फटाफट बता सकते हो आप, जल्दी से बताओ, एग्जांपल बताइए। कैमल तो मिलता है एशिया में, लामा मिलता है अमेरिका में। इसी तरह लंग फिशेज का एग्जांपल दे सकते हो। तो एक तो हो गया डिसकंटिन्यूअस, दूसरा वर्ड होता है रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में फर्क समझना, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक तरफ आपके पास एग्जांपल है एग लेइंग मैमल्स का, एकेंडा का, डक बिल्ड प्लेटिपस का, और दूसरा आपके पास एग्जांपल है पाउस्ड मैमल्स का। These are found only in ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, बाकी कहीं भी नहीं मिलते। तो वहीं तक रेस्ट्रिक्ट हो गए ना। और तीसरा है इसमें, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन, या जिसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन, जो एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, चलिए, तो बात करें हम एडेप्टिव रेडिएशन की। ये, चलिए इसको भी मैं बाद में बताऊंगा, एडेप्टिव रेडिएशन। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है कि इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड देन रेडिएटिंग टू अदर एरियाज और हैबिटेट्स और ज्योग्राफी इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन, की एक पॉइंट से स्टार्ट होना है, मतलब एंसेस्टर कॉमन है, ये कॉमन एंसेस्टर हो गया, और यहां से ही कैंगरू बन गया, यहीं से तस्मेनियन वुल्फ आ गया,
आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, यहीं से कोयला आ गया, यहां से ही बैंडिकूट आ गया एंड सो ऑन। और ये दूसरा जो आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज डार्विन्स फिंचेस। डेविड लैक ने नाम दिया था डार्विन्स फिंचेस। तो ये जो डार्विन्स फिंचेस थी, दे वर सिमिलर टू द पेरेंट स्टॉक जो साउथ अमेरिकन मेन लैंड पे प्रेजेंट होता है। पेरेंट बर्ड जो था सीड ईटिंग बर्ड था, लेकिन बाद में यहाँ से वेजिटेरियन बर्ड, वेंडरर फिंच, वार्बलर फिंच, अलग अलग टाइप की फिंचेस हो गई। एक कॉमन एंसेस्टर से स्टार्ट हुई और वो डिफरेंट आइलैंड में ड्यू टू डिफरेंट फूड अवेलेबल टू देम उनकी बीक की स्ट्रक्चर चेंज होगी। तो इट इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन। दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्supials का मैंने एग्जांपल बताया, ये तो डार्विन फिंचेस हो गए कि बीक की स्ट्रक्चर में उनके डिफरेंस था। ठीक है, कुछ इंसेक्टिवोरस हो गई, कुछ वेजिटेरियन फिंचेस हो गई। और इसी तरह एग्जांपल दूसरा आ गया ऑस्ट्रेलियन मार्supials का, जो मैं आपको बता रहा था कि कॉमन एंसेस्टर था, उसी से बैंडिकूट आ गया, कोअला आ गया, मार्supial मोल आ गया, शुगर ग्लाइडर्स आ गए एंड सो ऑन। ये सारे के सारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं। तो these marsupial each different from other evolved from ancestral stock, but they are all found in the Australian continent only। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अडेप्टिव रेडिएशन। एक अडेप्टिव कन्वर्जेंस भी होता है, अडेप्टिव कन्वर्जेंस होता है, अडेप्टिव कन्वर्जेंस, जिसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ये क्या कहलाता है कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन, मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन in isolated geographical area, radiation occurs in isolated geographical area। ठीक है जी, representing different habitats sorry, it is known as adaptive convergence या convergent evolution। इसको हम convergent evolution कह देते हैं। इसका एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन मार्supials एंड प्लेसेंटल मार्supials। जैसे आप इसको ऐसे बता सकते हो कि मान लो आप ऑस्ट्रेलिया घूमने गए और आप अपने घर पे आके कहो कि भैया एक तरफ हम ऑस्ट्रेलियन मार्supials लिख लेते हैं, ठीक, और एक तरफ प्लेसेंटल मैमल्स लिख देते हैं। इनका सबका कॉमन एंसेस्टर होगा। आप इसमें पहला आप लिख सकते हो फ्लाइंग फ्लेंजेस, दूसरा आप इसमें लिख सकते हो तस्मेनियन वुल्फ, तीसरा आप इसमें लिख सकते हो बैंडेड एंटीटर। सेम इसी तरह से कॉमन एंसेस्टर इनका होगा, इसमें आप पहला लिख सकते हैं फ्लाइंग स्क्वेरल, इसमें आप लिख सकते हैं वुल्फ, सिंपल तस्मेनियन वुल्फ की जगह वुल्फ लिख सकते हैं। बैंडेड एंटीटर की तरह स्केली एंटीटर हो गया। तो भैया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया ना ये। जब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्लोज रिलेटेड स्पीशीज में होता है, देन इट इज नोन एज, मेरे बच्चों, इट इज नोन एज पैरेलल इवोल्यूशन। तब उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। बिटवीन हॉर्स एंड डियर, दोनों में कर्सोरियल हैबिट होती है। तो ये हो गया। अब एक और एविडेंस इसका बताता हूँ, नेचुरल सिलेक्शन। जब नेचर किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड कर दे तो उसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हुआ। कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850s में इंग्लैंड में दो टाइप के मोथ मिलते थे, व्हाइट विंग मोथ एंड डार्क विंग, जिसको मेलानाइज मोथ भी कहते थे। अब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कंडीशन क्या थी, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि भैया जो डार्क कलर का स्टेम था उस पे व्हाइट कलर जो मोथ थी वो इजिली विजिबल होती थी और क्रो इसको या प्रेडेटर इसको ईट कर लेते थे। तो यहाँ पे सर्वाइवल एडवांटेज किसको था, डार्क कलर्ड को, मेलेनाइज्ड को। डार्क कलर्ड बीटल्स हैव सर्वाइवल एडवांटेज। तो नेचर ने एक तरह से उसको सेलेक्ट कर दिया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कंडीशन चेंज हो गई।
इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हो गया, जो स्टेम था वो डार्क कलर का हो गया, ब्लैक हो गया ना, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या है, व्हाइट कलर का था, और व्हाइट कलर की, तो व्हाइट कलर को सर्वाइवल एडवांटेज था, ठीक है ना, क्योंकि स्टेम व्हाइट कलर का था, सॉरी, तो व्हाइट कलर के स्टेम में व्हाइट कलर तो दिखाई नहीं देता, तो व्हाइट को सर्वाइवल एडवांटेज था, और डार्क कलर को प्रेडेटर खा जाते थे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि जो स्टेम था वो डार्क कलर का हो गया ड्यू टू पोल्यूशन, तो अब डार्क में डार्क वाली मेलेनाइज्ड मोथ दिखाई नहीं देती थी, लेकिन व्हाइट कलर की दिखाई देती, तो यहाँ पे डार्क वाले को सर्वाइवल एडवांटेज हो गया। तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में कंडीशन के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल एडवांटेज हुआ, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर जब सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड कर देता है किसी ऑर्गेनिज्म को। इसी तरह एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से एवोल्यूशन होता है, तो आप देखते हो कि आजकल बहुत सारे हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस और ड्रग्स डेवलप हो जाती है माइक्रोब्स में, अगर वो ज्यादा टाइम तक यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन शो करते हैं, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। तो इसीलिए इवोल्यूशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इवोल्यूशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस, क्या है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, की म्यूटेशन भी हो सकते हैं उसमें, और नेचुरल सिलेक्शन जैसे इवेंट भी हो सकते हैं, इसलिए इसको स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहा जाता है, याद रह जाएगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद रह जाएगा तो। अब बात कर लेते हैं, ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला जो एडेप्टिव रेडिएशन प्लेसेंटल मैमल का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, एडेप्टिव रेडिएशन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल बड़ा परेशान करता है बच्चों को, हार्डी वेनबर्ग्स लॉ बड़ा दुखी करता है ना बच्चों को, करता है कि नहीं करता है, बताओ, बोलो, हार्डी वेनबर्ग्स लॉ, शुरू करें, बोलो बच्चों मेरे, हार्डी वेनबर्ग्स लॉ, बोलो। दो मैथमेटिशियंस थे, अब आप कहोगे अरे सर कहाँ से मैथमेटिशियन ले आए बच्चों, यहाँ पे तो आपको मैथमेटिशियन पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिशियन का रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है जी, अभी बताते हैं आपको बच्चों मेरे। तो दो मैथमेटिशियन थे, हार्डी एंड वेनबर्ग, उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया, एक प्रिंसिपल डेवलप किया, किसके बेसिस पे, टू गिव द एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, और उन्होंने ये कहा कि एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल प्रोवाइडेड, कब स्टेबल रहती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जीन पूल भी कांस्टेंट रहता है, और इस कंडीशन को उन्होंने नाम दिया जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना बच्चों, क्या नाम दिया उन्होंने, जेनेटिक इक्विलिब्रियम का। मैथमेटिकल है, थोड़ा सा आपको परेशान होना पड़ सकता है, कि उन्होंने क्या कहा कि सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज वन, ठीक है। चलिए मैं इसको और अलग तरीके से बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, बड़ा सिंप्लीफाइड। मान लो एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, क्या है, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, उसमें दो एलील है, एलील ए एंड ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है, और उनकी जो एलील फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या है, पी एंड क्यू है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज पी स्क्वायर, frequency of recessive is q square, and frequency of heterozygous is 2pq. So according to Hardy-Weinberg's law, p square plus 2pq plus q square is equal to 1. p plus q square का binomial expansion है। Change of frequency of allele, देखो सुनो, change of allele frequency in a population, change of allele frequency in population causes
या डिस्टर्ब जेनेटिक इक्विलिब्रियम, वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, याद रहेगा। और उसकी वजह से फिर इवोल्यूशन हो सकता है। देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा एंड यू विल एंजॉय इट। उसके बाद आप कहोगे सर इतना आसान था, हमें पता नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये है, हमारे पास ये हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, ये इनके जीनोटाइप्स है हमारे पास। ठीक है जी। नंबर ऑफ फ्लाइज हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ फ्लाइज इसके हैं 320, ये है 160 और ये है 20। टोटल कितने हैं हमारे 500। क्लियर है। अब जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालोगे? जीनोटाइप है हमारा ये, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकलती है? कि नंबर अपॉन टोटल। तो 320 इसका है होमोजाइगस डोमिनेंट का, टोटल कितना है 500, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.64। अब इसकी निकालो, इसकी कितनी आएगी 160 अपॉन 500, तो इसका हाफ हो गया। और इसकी निकालो अब 20 अपॉन 500, तो ये आ जाएगी 0.04। ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब देखो ये तो नंबर ऑफ फ्लाइज था, मतलब नंबर ऑफ जीन्स था। तो अलील कितना होगा? नंबर ऑफ अलील, एक जीन की दो एलिलिक फॉर्म्स होती हैं, तो नंबर ऑफ अलील्स इन जीन पूल कितना हो गया? ये 500 था तो ये कितना हो गया 1000 हो गया ना। यस हो गया। तो अब देखो जो हमारा डी है, डी किस किस में है? डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है। तो 320 प्लस 160, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 1000 में से निकालना है ना, तो ये 640 हो गया। ये कितना हो गया? यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी? डी कितना हो गया? डी में सिर्फ इतना था 320, अब यहाँ पे डी कितना है 160 और दूसरा डी कितना है 20। एक सेकंड, हाँ डबल हो जाएगा ना, 160 प्लस 160, यस। और ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 20, डबल हो गया नंबर ऑफ एलील। अब अलील फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाली थी, अलील फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम? अब देखिए डी कहाँ है, डी यहाँ पे भी है और डी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी डी है, तो ये 640 प्लस 160, इधर से भी डी आया 800 हो गया, 800 अपॉन 1000, तो कितना आया ये 0.08। आप इसकी निकाल लो दूसरे की, ये कितना है 160 प्लस 20 प्लस 20 40, तो 160 प्लस 40 कितना हो गया 200 अपॉन 1000, तो 0.2D हो गया ये। बात समझ में आ गई। तो डोमिनेंट की एलील फ्रीक्वेंसी 0.8 और रिसेसिव की 0.2D आ गई। समझ में आई बात? अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील कितनी है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज इक्वल टू, बताओ, डी जो था हमारा 80%, 0.8 थी, वो क्या था हमारा पी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील स्मॉल डी 20%, जो कि हमारा क्या था क्यू था। अब अकॉर्डिंग टू आर डी वेनबर्ग्स लॉ फ्रीक्वेंसी तीनों की कितनी होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल जीनोटाइप्स मस्ट बी 100% होनी चाहिए। या कि हम कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो होमोलोगस होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है? होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है 0.64, 0.64 प्लस हेटेरोजाइगस कितना है 0.32, 0.32 प्लस होमोजाइगस रिसेसिव कितना है 0.04 प्लस 0.04, तो ये कितना आ गया? ये कितना आ गया
आ गया 100%? बात समझ में आ गई? आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका हार्डी-वेनबर्ग लॉ था जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, है ना? अब ये जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, इट इज़ इन आइडल कंडीशन, लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है। नेचर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशंस, जीन रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन ऑलरेडी हमने देख लिया। तो ये सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, राइट? तो सबसे पहला क्या आता है? जीन माइग्रेशन। देखो बड़ा आसान सा है। माइग्रेशन में दो वर्ड होते हैं, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, एग्जिट और इनकमिंग से याद रख लो। इमिग्रेशन का मतलब जाना, एमिग्रेशन का मतलब एंट्री होना। तो यहाँ पे तो नंबर डिक्रीज होगा, यहाँ पे नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है? व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस और पॉपुलेशन अकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएंगी, और जीन फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगी तो दोनों तरफ होंगी, पेरेंटल पॉपुलेशन में भी और न्यू पॉपुलेशन में भी चेंज होंगी, ठीक है? तो जीन फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और गैमेट्स बिटवीन पॉपुलेशन, ठीक है? दूसरा क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट चांस की वजह से जो है, रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी बाय चांस, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या नेचुरल फिनोमिनन की वजह से, अगर पॉपुलेशन साइज स्मॉल है तो वो ड्रास्टिक इंपैक्ट दिखाई देता है। समटाइम द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट दैट इन न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दे बिकम्स अ डिफरेंट स्पीशीज। तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो गई नई जगह पे, उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज नोन एज फाउंडर, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। कैसे होता है देखो, फाउंडर इफेक्ट बताता हूँ। फाउंडर इफेक्ट को आप कैसे समझोगे? बड़ा आसान सा बनाते हैं आपके लिए। ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है? इस पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप के एलील्स हैं। इसमें एक एलील ये है, एक एलील ये है, ठीक है जी? तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक? इसमें ये एलील ए हो गया, ये एलील बी हो गया। क्लियर बच्चों? दो एलील हैं इसमें। अब मान लो यहां से, क्योंकि पॉपुलेशन साइज ऑलरेडी स्मॉल है, तो पॉपुलेशन साइज में से एलील ए यहां से चला जाता है एक न्यू पॉपुलेशन में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे क्या बच गया? एलील बी बच गया। अब यहाँ पे जाके नई कंडीशन में वो अपने आप को अडेप्ट करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, और एक नई हैबिटेट में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो वो पायनियर्स हो गए ना, तो उनको क्या कहेंगे हम? फाउंडर्स कहेंगे। कि मान लो हमारे इंडिया से कुछ लोग एक ऐसे कंट्री में जाए जहाँ पे हैबिटेट अभी एस्टेब्लिश नहीं है, वो अपने आप को वहां पे धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर ले, अडेप्ट कर ले, और आफ्टर 20, 50, 100 जनरेशन क्या हो जाएगा? पूरी एक पॉपुलेशन वहां पे फ्लरिश कर जाएगी। तो जो ओरिजिनली जो लोग गए वो क्या कहलाएंगे? वहां पे फाउंडर्स कहलाएंगे, ठीक है? वो क्या कहलाएंगे? फाउंडर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? अब इसी से रिलेटेड एक और होता है जिसको हम कहते हैं बोटल नेक इफेक्ट। बड़ा इजीली समझना बच्चों, आपको बोटल नेक इफेक्ट क्या है? कि चीता आपने सुना होगा, एक्सटिंक्ट हो गया चीता, ठीक है? या कोई और एग्जांपल ले सकते हो आपको जो अच्छा लगता हो। सील का एग्जांपल ले लो। अब ओरिजिनली मान लो 5 लाख सील्स थी, तो सफिशिएंट नंबर था, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसकी पोचिंग स्टार्ट हो गई, उसकी किलिंग स्टार्ट हो गई लार्ज स्केल पे, तो उसकी वजह से उसका नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। और अब जब ध्यान दिया गया तो सिर्फ कितनी बची? 50 बची। 5 लाख से नंबर कितना रह गया? 50। तो एक वाइडर पॉपुलेशन को, वाइडर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हमने इतना डिस्ट्रॉय कर दिया, इतना एलिमिनेट कर दिया, कि जिसकी वजह से उनका जो नंबर है सर्वाइवर्स का,
वो बहुत स्मॉल रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दिया गया, उनकी प्रोटेक्शन की गई। ठीक है, तो उसकी वजह से अब ग्रेजुअली नंबर बढ़ेगा, लेकिन नंबर जो बढ़ेगा वो इस 50 से ही तो बढ़ेगा ना। नंबर किससे बढ़ेगा? 50 से बढ़ेगा, 5 लाख से नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? बोटल नेक इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गई? तो फाउंडर इफेक्ट एंड बोटल नेक इफेक्ट, दो इफेक्ट हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा फैक्टर, म्यूटेशंस। म्यूटेशंस आप सबको पता है, व्हाट आर म्यूटेशंस? सडन चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक चेंजेस जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर इवोल्यूशन, है ना। तो जो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट हैं वो शो करते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, जो सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं म्यूटेशंस, वो सेलेक्ट कर देते हैं, जिससे कि नया फिनोटाइप बन जाता है। और जब ये प्रोसेस कंटिन्यूली रिपीट होगी तो आफ्टर फ्यू जनरेशन नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन इज नोन एज स्पेसिएशन। तो म्यूटेशन भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद चौथा फैक्टर जो अफेक्ट करता है दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये ऑलरेडी हम, सॉरी, अगला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या सिंपली आप क्या कह सकते हैं? रिकॉम्बिनेशन। ये कि नेचुरल सिलेक्शन तो क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ट्रांसमि हेरिटेबल वेरिएशंस हैं वो बेटर सर्वाइवल में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को। और उस जब ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा तो ज्यादा नंबर उनका प्रोड्यूस होगा, है ना। तो जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, सीधी सी बात है, जो फिटनेस की हमने बात करी थी, जो फिटनेस की हमने बात करी थी, वहां पे मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस से ही था। ठीक, तो जो सुपीरियर वैरायटी है, सुपीरियर स्पीशीज है, वो आपस में रिप्रोड्यूस करती हैं, तो जिससे नए कैरेक्टर्स आते हैं। नए कैरेक्टर आफ्टर फ्यू जनरेशन दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक, चलिए। और लास्ट वन इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मैंने बता दिया था कि जब नेचर सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करता है किसी ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या कहलाता है? नेचुरल सिलेक्शन। अब किसी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। एक है मान लो स्मॉल साइज्ड, एक है मीडियम साइज्ड, और तीसरा है लार्ज साइज। हम ह्यूमन बींग्स की हाइट की भी बात कर लेते हैं, मान लीजिए। तो मीडियम साइज अगर इंडियन एरिया की बात करें, मेल्स में 5.5 5.7 होती है। स्मॉल साइज की भाई 4.5 से कम वाले वो स्मॉल साइज में आ जाएंगे, और 6 फीट एंड अबोव वाले लार्ज साइज में आ जाएंगे। तो तीन टाइप की ही नेचुरल सिलेक्शन होती है। पहली होती है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज फेवर्ड बाय द मीन पोजीशन। जो एक्सट्रीम होंगे उसके राइट और लेफ्ट साइड में होंगे। कि हाइट की बात करें तो मीडियम, जो मीडियम है वो फेवर होगा, लेकिन उससे कम वाले भी होंगे, उससे ज्यादा वाले भी होंगे। तो स्टेबल कहाँ हो रही है पॉपुलेशन? एक मीन वैल्यू पे हो रही है। तो ऐसी जो नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या कहलाएगी? स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा होता है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल कि भैया जो मीन वैल्यू है वो पीक बना रही है, लेकिन जो मीडियम साइज है वो एलिमिनेट होगी। तो जो जो पॉपुलेशन कंसिडर होगी वो या तो स्मॉल साइज वाली या लार्ज साइज। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर इवेंट को, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर हम एड्रेस करना हो, तो जो पीक है वो शिफ्ट हो जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कि हम ये कहेंगे भाई इस पॉपुलेशन में हमें स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स देखना है, तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। हम कहेंगे हमें 6 फीट या उससे ज्यादा वाले इंडिविजुअल्स को छांटना है, तो पीक राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज नोन एज डिसरप्टिव सिलेक्शन, डाइवर्सिफाइंग डिसरप्टिव सिलेक्शन। कि यहाँ पे डिफरेंट पीक्स आर ऑब्टेन्ड, अलग अलग पीक्स मिलेंगी। एनसीईआरटी क्या कहती है? मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको समराइज करेंगे यहाँ पे इस तरह से
स्टेबलाइजिंग, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर, डायरेक्शनल, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर, जो स्पेशल केस होगा, एंड डिस्रप्टिव, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, इधर और इधर, ठीक है, एट एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये तीन टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होता है। अब थोड़ा सा अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, तो इवोल्यूशन क्या कहता है कि भैया ऑल इनवर्टिब्रेट फाइला, वो 500 मिलियन ईयर्स अगो अपीयर हुए। फर्स्ट जोलेस फिश थी, वो 350 मिलियन ईयर्स अगो आई। सिलियंथ, जिनको लोब फिन्स कहते हैं, वो आई, जो वो डिस्कवर हुई थी 1938 में साउथ अफ्रीका में। फिश लाइक रेप्टाइल्स, इक्तियोफिश जैसे कौन कब आए? फिश लाइक रेप्टाइल्स 200 मिलियन ईयर्स अगो। मास एक्सटिंक्शन हुआ डायनासोर्स का, ये टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है। वो हुआ 65 मिलियन ईयर्स अगो। कॉजेज, कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्लाइमेटिक चेंजेस थे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो इवोल्व हो गए बर्ड्स में। कुछ कहते हैं कि भैया कोलिजन विद मेट्रोइड्स, उसकी वजह से वो खत्म हो गए। एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, कि इरिडियम आया अर्थ पे, उसकी वजह से वो डिसअपियर हो गए। तो देयर आर वेरियस कंसेप्ट्स। तो ये सारा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिफरेंट पीरियड, ईरा, इपोक में स्टडी करते हैं। मैंने कहा था हम इस टॉपिक को आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यस और यस, मैंने बताया था कि नहीं? बताओ फटाफट। तो अब उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो देखिए, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको चार पार्ट्स में, चार ईरा में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है बताओ? ओल्डेस्ट क्या है? ये एजोइक, आर्चियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, इनके कोई पीरियड्स नहीं है, इनके कोई पीरियड्स नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सिनोजोइक ईरा। मेनली ये तीन ईरा में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैलियोजोइक ईरा। एक सेकंड, पैलियोजोइक ईरा, यहाँ से स्टार्ट करें। पैलियोजोइक ईरा, बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना, इसमें 6 पीरियड्स हैं, 6 पीरियड्स। पीसीओ एसओ, एसओसी से याद कर सकते हो, पीसीओ एसओसी। पहले पी से आ गया पर्मियन, कार्बोनिफेरस, ओ से ऑर्डोविशियन, सॉरी पीसीडी आएगा, ये पीसीडी क्योंकि डेवोनियन आता है इसमें, डेवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन, ये 6 पीरियड्स। अब इसमें और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कि कहाँ पे कौन सा डोमिनेट किया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पर्मियन सबसे आगे। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रियन, ऑल इनवर्टिब्रेट फाइल, ऑल इनवर्टिब्रेट फाइला। ट्राइबोलाइट्स, ट्राइबोलाइट्स क्या है? प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड्स, उनके फॉसिल्स। उसके बाद ऑर्डोविशियन, जोलेस फिश, ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स आप कह सकते हैं। सिलोरियन में क्या हुआ? जो फिश। डेवोनियन में क्या आया? एज ऑफ फिशेस, डोमिनेट किया उन्होंने। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ जी? कार्बोनिफेरस में एज ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियन ने डोमिनेट किया, और उसी टाइम पे ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स एंड विंग्ड इंसेक्ट्स, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स प्लस विंग्ड इंसेक्ट्स, ये हो गया। एंड परमियन में एक्सटिंक्शन ऑफ
ट्राइबोलाइट्स जो प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड थे, एंड ओरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स, ओरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स। तो ये इसका टाइमलाइन होगा। उसके बाद आ जाता है मीसोजोइक एरा। तो इसमें 6 पीरियड थे, तो मीसोजोइक में 3 ही पीरियड है, ओनली 3 periods. It is known as golden age of reptiles. Mesozoic era is golden age of reptiles बच्चों। आज में इसमें 3 periods are there. CJT Cretaceous, उसके बाद जुरासिक एंड ट्रायसिक। जुरासिक से तो बहुत सारे बच्चों को याद आ गया होगा, जुरासिक पीरियड, ठीक है। ट्रायसिक में ओरिजिन ऑफ मैमल्स एंड डायनासोर्स, ओरिजिन ऑफ मैमल्स एंड डायनासोर्स। जुरासिक में डायनासोर्स ने डोमिनेट किया, डोमिनेट कौन थे यहाँ पे, डायनासोर्स, ठीक है। और यहाँ पे टूथ बर्ड ओरिजिनेट किए, टूथ बर्ड्स ओरिजिनेट। और क्रिस्टेशियस में क्या हुआ, 65 मिलियन ईयर्स को, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। मास एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। तो जो मेसोजोइक ईरा है वो आपको, आप कह सकते हो कि डायनासोर से रिलेटेड ही है सारा का सारा, उसी से रिलेटेड सारी चीजें याद रखनी है। एंड देन उसके बाद आ गया बच्चों, मेसोजोइक के बाद क्या है, सीनोजोइक ईरा। सीनोजोइक ईरा, गोल्डन एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स, गोल्डन एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इसी में हम जी रहे हैं एक तरह से। तो इसमें 2 पीरियड है, ओनली 2 पीरियड्स, लेकिन इसमें इपोक बहुत है। तो इसमें एक है क्वार्टनरी पीरियड, क्वार्टनरी पीरियड में इपोक है 2, होलोसीन एंड प्लियोस्टीन। और टर्शरी जो पीरियड है, टर्शरी पीरियड में 5 इपोक है। पहला है प्लियोसीन, वो प्लियोस्टीन है, ये प्लियोसीन है। मायोसीन, फिर ओलिगो, फिर ईओ एंड लास्टली पैलियो, ठीक। तो पैलियो में फर्स्ट प्राइमेट, पैलियो में फर्स्ट प्राइमेट, ईओ में फर्स्ट हॉर्स, ईओ हॉर्स के लिए आता है, ठीक है। ओलिगो में मंकी एंड एप्स, फर्स्ट मंकी एंड एप्स। मायो में फर्स्ट मैन लाइक एप, फर्स्ट मैन लाइक एप, जिसको क्या कहा गया था, ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस, ड्रायो रामापिथिकस। एंड प्लियोसीन ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है जी, याद रहेगा। अब क्वार्टनरी के 2 इपोक कौन से हैं, प्लियोस्टीन, प्लियोस्टीन में क्या आया, होमो इरेक्टस। और होलोसीन में क्या आ गया, क्रोमैग्नन एंड मॉडर्न मैन, क्रोमैग्नन एंड मॉडर्न मैन। तो ये इसकी टाइमलाइन होगी, ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा। और कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ फटाफट जल्दी से। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो, ये मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको सारी चीजें दे दी हैं, यहाँ से भी आप याद रख सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन है, अदरवाइज मैंने डिटेल में ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है जी। यही चीजें हैं, मैंने दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है आपके लिए। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो, या यहाँ पे भी ये एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं। वही टाइमलाइन है जो हमने डिस्कस करी है, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शनरी एंड क्वार्टनरी, और फिर इनके इपोक्स। ये सारे प्लांट्स के टर्म्स में हो गए, वो एनिमल्स के टर्म्स में। अब हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, मैन विद लैंग्वेज, स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। पूरी डिटेल हम डिस्कस करें उससे पहले मैंने बड़ा इजी वे में आपको सारी कहानी समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ, जो फर्स्ट आइडिया था ह्यूमन इवोल्यूशन का वो आया डार्विन की बुक में, द डिसेंट ऑफ मैन। अब देखो फाइलम क्या है ह्यूमन बींग्स का, चलो बताते जाओ। फाइलम कोर्डेटा है, ओके। क्लास क्या है,
मैमेलिया है, ओके। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा है जी, ओके प्राइमेटा है, क्योंकि इसमें नेल्स हैं और प्लेंटीग्रेड फीट है, प्लेंटीग्रेड फीट। ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर क्या है? एंथोसर एंथ्रोपोइडिया, ऑर्डर फैमिली कर लीजिए। उसके बाद फैमिली क्या है? होमिनिडी, ओनली ह्यूमंस, बाइपीडल लोकोमोशन, इरेक्ट पोस्चर, जीनस होमो एंड स्पीशीज सेपियंस। ये क्लासिफिकेशन होगी। वाइज मैन, all primates have monophyletic evolution, all primates have monophyletic origin। मोनोफाइलेटिक का मतलब एक ही जगह से। कैसे हुआ है? चलो आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली बताते हैं। जो चीज आपको सबसे मुश्किल लगती है वो सबसे आसानी से याद हो जाएगी। देखो, एक सिंगल एंसेस्टर है, और सिंगल एंसेस्टर, मोनोफाइलेटिक एवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। एंसेस्टर है, ठीक है जी। उससे क्या डेवलप हुए? टेरेस्ट्रियल श्रू, टेरेस्ट्रियल श्रू लाइक, SHREW, ठीक है। उसके बाद ट्री श्रूज आ गए, एर्बोरियल, ये एर्बोरियल हो गए, ठीक है जी। उसके बाद प्रोसिमियंस आ गए। प्रोसिमियंस क्या होते हैं? एनीबॉडी एन आइडिया? प्रिमिटिव प्राइमेट्स, प्रिमिटिव प्राइमेट्स के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? प्रोसिमियंस, ठीक है। अब यहां से फिर डिवीजन हुआ, लेम्यूर, लोरेस, टार्सियर, ये सारे। अब जो टार्सोइड एंसेस्टर है, टार्सोइड एंसेस्टर, उससे ये बन गए सारे, है ना। अब ये टार्सोइड एंसेस्टर, ये कॉमन एंसेस्टर है दो का, न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। कॉमन एंसेस्टर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप एंड ह्यूमन, ठीक है जी, मान लिया आपकी बात। अब यहाँ पे फिर ब्रांचिंग होगी, यहाँ से फिर ब्रांचिंग होगी। एक तरफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज चले गए, दूसरी तरफ क्या आ गया? ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस क्या है? इट इज कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन, कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन। ड्रायोपिथिकस से फिर एक तरफ रामापिथिकस और एक तरफ एप्स। एप्स में गिबन, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, ये सारे आ गए, ओरेंगटून एंड सोन। अब जो ये रामापिथिकस है, इसने क्या किया? इससे ही तो सारा काम हुआ है, रामापिथिकस। अब देखिए, मंकीज दो थे, ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ये अमेरिका में डेवलप हुए, जिनके 36 टीथ होते थे, प्री एंसाइल टेल थी। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज ये एशिया और अफ्रीका में डेवलप हुए, जिनके 32 टीथ थे, ठीक। अब जो रामापिथिकस था, चलो मैं ड्रायोपिथिकस से ही शुरू करता हूँ। ड्रायोपिथिकस जो कॉमन एंसेस्टर था, उसका इवोल्यूशन हुआ 15 मिलियन ईयर्स अगो, ये ड्रायोपिथिकस बना। ड्रायोपिथिकस से रामापिथिकस, जिस जहां तक हम पहुंच गए थे, 10 मिलियन ईयर्स अगो। अब यहां के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस, या ऑस्ट्रेलोपिथिकस आप लिख सकते हैं, दैट इज 3 to 5 मिलियन ईयर्स। इससे फिर होमिनिडी स्टॉक स्टार्ट हो गया, होमो हेबिलिस, जो कि टूल मेकर थे, ये अपीयर हुए नियरली 2 मिलियन ईयर्स अगो। होमो हेबिलिस गेव राइज टू
होमो इरेक्टस, जिसको जावा एप मैन कहा गया, जावा मैन कहा गया, वो आए लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद टूल मेकर के जावा एप मैन के बाद कौन आया? क्रोमैग्नन। और इसी से एक ब्रांच चली गई निएंडरथल, निएंडरथल मैन, जो कि 40,000 टू 1 लाख ईयर्स अगो। और क्रोमैग्नन जो थे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्रोमैग्नन, ठीक है, दे अपीयर 34,000 ईयर्स अगो, ठीक है। और उसके बाद मॉडर्न मैन इंक्लूडिंग ह्यूमंस, होमो सेपियंस, सेपियंस। तो ये पूरा उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो गया, टाइमलाइन हो गया ह्यूमन इवोल्यूशन। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ मुझे। अब ये पूरा का पूरा मैंने देखा आपको कितना सिस्टमेटिक वे में ड्रायोपिथिकस से लेके होमो सेपियंस तक का पूरा मैंने टेबुलर फॉर्म में, ड्रायोपिथिकस कब आए, रामापिथिकस कब आए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कब अपीयर हुए, उनके मेन फीचर्स क्या थे, सारा का सारा आप स्क्रीनशॉट लेके शॉर्ट नोट्स बना लो, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, स्पेशल फीचर क्या थे, है ना। मीट खाना होमो इरेक्टस से स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। और उसके बाद हाइट्स को यूज करके अपनी प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीजें इसमें दी हुई एंड दिस इज ए कंपैरिजन ऑफ स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपैंजीज एंड एडल्ट चिंपैंजी, ये आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा आपका हमने डिस्कस कर दिया इवोल्यूशन। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लो, पूरे सेशन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो एक लाइक कर दीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।